बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबको बहुत शुक्रिया कि ईद की छुट्टी भी है और आप सब यहाँ पहुँचे हो। I'm very very grateful. मैं सिर्फ एक मेजर पॉइंट पे मैंने सोचा था कि मैं आप सब के थ्रू पाकिस्तान के अवाम तक एक पैगाम पहुँचा दे। हम 2018 से लेके काफ़ी इलेक्शंस उससे पहले से लेके आज तक एक मुसलसल कोशिश में हैं कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। अगर साफ शफाफ इलेक्शंस होंगे, अगर अवामी नुमाइंदे मुंतखब होंगे तो वो अवाम के मफाद में फ़ैसले लेंगे। हम कुछ महीनों से अब कश्मीर के इलेक्शंस में, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में अपने पार्टी का कैंपेन चला रहे हैं। शुरू हमने किए थे बजट सेशन के वक्त और उस वक्त से लेके जो है कल मेरे आखिरी 2 जलसे थे, तारीखी बड़े बड़े जलसे थे पाक में और मुजफ्फराबाद में। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन आम तौर पे फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं कहा जा सकते हैं। वो इसलिए कि जो भी अपोजिशन की जमातें हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हम इलेक्शंस के शुरू होते हुए एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में इलेक्शंस लड़ते हैं, जहां एक तरफ हम आज़ाद कश्मीर का जो हुकूमत है वो सिटिंग हुकूमत वहाँ मौजूद है, वही वज़ीर आज़म वहाँ है, रियासत का वसाइल अपने पार्टी के अपने उम्मीदवारों के मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा वफाकी हुकूमत होता है जिसके पास ज़्यादा वसाइल है और उनका वो वसाइल अब्यूज़ करके अपने पार्टी के नुमाइंदे को एडवांटेज दिलाने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से इस दफ़ा वज़ीर आज़म समेत उनके मुख्तलिफ वज़ीर इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट को इग्नोर करते हुए इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं अपनी जमात के लिए, वो आपके सामने है। ये चीज़ें के बावजूद, इन डिसएडवांटेजेस के बावजूद, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्कर है, जिस जोश और जज्बा के साथ मैंने शुरू से लेके कल तक उनका मेहनत का खुद अपने आंखों से देखा, अपने कैंडिडेट्स का कॉन्फिडेंस को देखा, तो जानते हैं कि अगर हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस दिया जाए, ओपन प्लेइंग फील्ड दिया जाए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कोई सियासी जमात मौजूद नहीं है आज़ाद कश्मीर। बाकी सारे के सारे सियासी जमातें चोर दरवाजे से हुकूमत में वहाँ अपनी हुकूमत बनाए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने ज़ोर पे, अपने कारकुन पे, अपनी सियासत से अपने सारे माइक्स। अच्छा, अब मैं मास्क के थ्रू बोल रहा था, आप सबको मास्क पहनना चाहिए, मगर अभी के लिए मैं हटाता हूँ। जी, मैं कह रहा था कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फ्री एंड फेयर प्लेइंग फील्ड मिले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बार बार बनाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने कश्मीरी अवाम के लिए शुरू दिन से लेके आज तक काम किया है। ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर में अपने आज़ाद कश्मीरी बहन भाइयों के लिए खिदमत की है, मगर मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म और जबर मुसलसल चलते आ रहा है, हम इनके कौज़ को 3 नस्लों से अपना कौज़ समझ के दिफा कर रहे हैं और जगह जगह अपना आवाज़ उठा रहे हैं। हम समझते हैं कि जहाँ हर बार कश्मीर के इलेक्शंस में एक इस किस्म के डिसएडवांटेजेस होते हैं, इस साल जिस तरीके से वफाकी हुकूमत ने हर इख्तियार इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो काबिल मज़म्मत है। हम समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर ऐसा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहाँ किसी को ये मौका ही नहीं मिलना चाहिए कि वो धांधली का इल्ज़ाम उठा सके। और हम मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर से कि वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे और इस इलेक्शन प्रोसेस को बचाए, इससे पहले कि तारीख के सबसे मुतनाज़ा ये इलेक्शंस डिक्लेयर ना हो। वो इसलिए कि वफाकी वज़ीर आज़ाद कश्मीर में घूम रहे हैं, वफाकी वज़ीर के आपने मीडिया ने
ان کو پکڑا ہے پیسہ باندھتے ہوئے آزاد کشمیر میں. وہ وفاقی وزیر کو الیکشن کمیشن کی طرف سے ہدایت دیا گیا ہے کہ وہ آزاد کشمیر سے نکلے. اگر الیکشنز ہوتے ہیں آزاد کشمیر میں اور اس وزیر کے خلاف ایکشن نہیں لیا جائے, ان پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جنہوں نے اللیگلی الیکشن کمیشن کا کنٹیمپٹ کرتے ہوئے اس وزیر کا استقبال کیا, اگر ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا, اگر الیکشن کمیشن ان سارے کے سارے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو کل تک نااہل نہیں کیا جاتا, تو یہ الیکشنز بہت ہی متنازع ہوں گے. ہم الیکشن کمیشن اور آزاد کشمیر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا اتھارٹی ایگزرٹ کرے, وہ اپنا اختیار استعمال کرے, اپنا ہی ادارہ کو بچائے اور آزاد کشمیر کے الیکشنز کو تاریخ کے سب سے زیادہ متنازع الیکشنز بننے سے بچا دے. آپ ذرا سوچیں کیسے پورا انٹرنیشنل کمیونٹی آزاد کشمیر کو دیکھ رہا ہے. ان کو کیسے لگے گا کہ اس قسم کا آدمی کو پہلے آپ نے نامزد کیا, جو کشمیر کو لکھ بھی نہیں سکتا ہے, جو آزاد کشمیر کا تاریخ کا اس کو نہیں پتا, آپ نے پہلے اس کو نامزد کیا, پھر جس کام کے لیے آپ نے اس کو وہاں بیچا, آپ نے اس وزیر کو, ایک سٹنگ آزاد کشمیر کے وزیر کو الیکشن کے دوران وہاں بیچا ہے ووٹ خریدنے کے لیے. آپ نے ایک سٹنگ الیکشن وزیر کو وہاں بیچا ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام کو ڈرانے کے لیے, خوف کو پھیلانے کے لیے. یہ کیسے انٹرنیشنلی دیکھا جائے گا, بھارت میں کیسے دیکھا جائے گا کہ پاکستان کا وزیر آزاد کشمیر میں کھڑے ہو کر ہوائی فائرنگ کر رہا ہے. آپ نے کیا کبھی یہ سوچا کہ اس کا کانسیکوینسز پاکستان کے اور کشمیر کے فارن پالیسی کے لیے کیا ہوں گے؟ کیا پوری دنیا نہیں لکھے گا جو بھی الیکشن کل آئے گا, اگر ان کینڈیڈیٹس اور اس وزیر کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا, کیا پوری دنیا نہیں لکھے گا کہ عمران خان کے وزیر نے وہاں سے ووٹس خریدا, عمران خان کے وزیر نے وہاں سے ہوائی فائرنگ کر کے عوام کو ڈرا کے ووٹس لیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا نقصان اس ایشو کو نہیں پہنچایا گیا جتنا خان صاحب نے خود اپنا باتوں سے, اپنا کردار سے اور اپنا لیک آف ایکشن سے اس ایشو کو پہنچایا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کی خوبصورتی اپنا جگہ, لیکن اس خوبصورتی ایک بات چھپاتی ہے. وہ یہ بات چھپاتی ہے کہ کشمیر کے عوام کو لاوارث چھوڑا گیا ہے. کشمیر کے عوام جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں, جو آزاد کشمیر میں بسنے والے ہیں, چاہے وہ مظفر آباد کا موجودہ حکومت ہو یا 3 سال میں بیٹھے ہوئے عمران کی کٹپتلی وفاقی حکومت ہو, انہوں نے دونوں آزاد کشمیر کے عوام کو لاوارث چھوڑا ہے. میں ہر ڈویژن میں دورہ کر کے آیا ہوں. جو کام وہاں ہوا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دور کا دیا ہوا کام ہے. اگر کوئی منصوبہ چلا ہے تو وہ موجودہ حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی کا دیا ہوئے منصوبے کو چلائے ہیں, اپنے نئے منصوبے نہیں لے کر آئے ہیں. اور پچھلے 3 سال میں عمران خان صاحب نے ایک اینٹ بھی نہیں لگایا آزاد کشمیر. بظاہر تو بہت خوبصورت ہے, مگر ان کے راستے ٹوٹے پھوٹے. ان کے پاس اگر روڈز نہیں ہوں گے, ان کا کمیونیکیشن کے فیسلٹیز نہیں ہوں گے, وہ پھر پہاڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں. بہت ہی خوبصورت ہے ہمارے لیے, سندھ سے جانے والے کے لیے تو اتنا پانی, اتنا دریا, یا ایک دن بارش ہو رہا ہے اور مزے کے اتنے بڑے بڑے دریا نظر آ رہا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. گھر گھر تک اگر آپ کشمیر میں پانی نہیں پہنچا سکتے ہو, آپ مودی سے کیا بات کر رہے ہو اور باقی پاکستان کو کیا بات کر رہے ہو؟ جس جگہ پہ ہر دوسرا دن بارش ہوتا ہے وہاں آپ پانی نہیں پہنچا سکتے ہو, تو ہمارے جیسے علاقے جہاں ہمارے پاس پانی کا کمی ہے, اب ہم سے کیا باتیں کر رہے ہو؟ کشمیر میں جو ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ ہوا ہے وہ صرف پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے. بہت ہی پڑھے لکھے علاقہ ہے, مگر اس انویسٹمنٹ کو کنٹینیو نہیں کیا گیا. اور پھر آپ کی طرح, پورا پاکستان کی طرح, جس طریقے سے
महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी ने कश्मीर के अवाम का जीना हराम कर दिया, हर पाकिस्तानी का जीना हराम कर दिया। हम समझते हैं कि उनको मौका मिलता, साफ शफाफ इलेक्शंस का मौका मिलता, तो वो वाज़े अक्सरियत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुंतखब करवाते। इसलिए उनको पता है कि या इधर का आज़ाद कश्मीर में बसने वाले हो या मकबूजा कश्मीर के बसने वाले हो, पाकिस्तान में एक ही जमात है जो वो ट्रस्ट करते हैं। और हमारे लिए, हमारे कैंडिडेट्स के लिए, हमारा पार्टी के लिए कल का दिन एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। हम उम्मीद रखते हैं कि वो इस धांधली के बावजूद, इस बायसनेस के बावजूद, आज़ाद कश्मीर का, मुजफ्फराबाद का हुकूमत का मुदाखलत के बावजूद, वफाकी हुकूमत के मुदाखलत के बावजूद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले ने मुसलसल धांधली का मुकाबला किया है, इस दफ़ा भी मुकाबला करेंगे। लेकिन अगर हम सच्चे हैं आज़ाद कश्मीर के अवाम के साथ, तो झूठे दावे करने के बजाय सारे पाकिस्तान के जमाते को वादा करना चाहिए कि कल जो भी इलेक्शन रिजल्ट्स निकलते हैं, हम सब फॉरेन नेशनल असेंबली में सेनेट ऑफ पाकिस्तान से नया लेजिस्लेशन करेंगे, ताकि अगले आज़ाद कश्मीर का इलेक्शंस पाकिस्तान के इलेक्शंस के साथ साथ होंगे। अगर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस पाकिस्तान के इलेक्शंस के साथ साथ होंगे, फिर आप देखते हैं कि कैसे आज़ाद कश्मीर के अवाम अपना किस्मत बदल सकते हैं। जी सर। चेयरमैन साहब, ये बताएं कि आप जब गिलगित में थे तो आखिरी दिनों में आप प्राइम मिनिस्टर थे, न वजीर आला थे, न वजीर आजम थे, ठीक है, लेकिन इसी प्राइम मिनिस्टर को आज़ाद कश्मीर में तमाम जलसे करने की इजाज़त है। सिटिंग वजीर आजम वहाँ जाएगा तो लाजमी नोट भी देगा, वोट तो आप समझते हैं सारा चमक चलेगी वहाँ पे। तो ये क्या है कि आपको गिलगित बल्तिस्तान में आप MNA थे, वो भी आप पार्टी के सरबराह की हैसियत में गए, वहाँ आपको आखिरी जलसा मुझे याद है ग्राउंड में करने नहीं दिया, कुर्सियां भी उठवा ली थी, और यहाँ पर वजीर आजम को, उसके वजीरों को, सबको, तो मतलब तो साफ जाहिर है। जैसे आपको साफ जाहिर है, वैसे बाकी दुनिया को साफ जाहिर है। जिस लेवल प्लेइंग फील्ड का हम जिक्र करते हैं, वो लेवल प्लेइंग फील्ड तो अपोजिशन को और ख़ास तौर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो नहीं दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि सबको पता है कि वफाकी हुकूमत ने मुदाखलत करना था। वफाकी हुकूमत, ख़ास तौर पर इमरान खान की वफाकी हुकूमत, जो धांधली की वजह से बना है, जो कभी माजी में ना धांधली के बगैर इलेक्शन जीता है, ना आगे जाके धांधली के बगैर इलेक्शन जीत सकता है, उसने कश्मीर में धांधली करना ही करना था। मगर हमें ये तो मालूम नहीं था कि इतना खुला धांधली होता, इतना खुला तादाद होता, इतना कंटेम्प्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन होता कि उनके वजीर हर जगह पहुंच रही हैं। इलेक्शन कमीशन पहले खामोश था, जब बोलने शुरू कर दिया किसी ने उसका बात नहीं माना, और इमरान खान का वहां आखिरी दिनों में जाना तो इलेक्शन कमीशन और आज़ाद कश्मीर के मुंह पे तमाशा है। और मैं समझता हूं आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमिश्नर के पास अख्तियार है, वो अभी वो इख्तियार इस्तेमाल करे, तारीख रकम करे, अपना इदारा को तगड़ा करे। वफाकी वजीर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ने जहाँ जहाँ गया है, वहाँ का PTI के उम्मीदवारों को नाअहल किया जाए, और आगे जाके कोई इस तरीके से मुदाखलत आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस को नहीं होने देंगे। अगर ये काम नहीं हुआ, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आज़म के वज़ीर और उन कैंडिडेट्स के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, तो मुझ समेत दुनिया भर में कोई नहीं मानेगा कि ये साफ और शफाफ इलेक्शंस थे। एक तो ये कि क्या आप समझते हैं कि कोई और भी कुव्वतें हैं जो आम इंतखाबात पे असरअंदाज हुई थी, और गिलगित बल्तिस्तान में भी क्या वही कुव्वतें आज़ाद कश्मीर में भी असरअंदाज हो रही है? और दूसरी ये बात बताइएगा कि बार बार ये कहा जा रहा है कुछ वफाकी वज़रा की जानिब से कि पीपल्स पार्टी के पास तो वहाँ कैंडिडेट ही नहीं है। आज़ाद कश्मीर में बहुत थोड़े कैंडिडेट्स हैं, तमाम नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी अपने कैंडिडेट भी नहीं खड़ी करती। ओके, सो दो बातें हैं। जहाँ तक आपका पहला सवाल है इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, फ़ौज और ISI के बारे में, बिल्कुल हम समझते हैं कि जहाँ तक 2018 के इलेक्शंस हैं मुदाखलत था। हम उस मुदाखलत का ना सिर्फ मज़म्मत करते थे, लेकिन जगह जगह आवाज़ भी उठाते हैं। जहाँ तक आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस हैं, मैं समझता हूँ कि ये गलत फहमी, कुछ लोगों की कोशिश है कि ये गलत फहमी पैदा हो कि हमारे इदारे किसी का साइड लेंगे
मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी का साइड आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में लेंगे, इसलिए उनको पता होगा कि उनका इस फैसले का क्या रेपरकशंस हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, इंटरनेशनली या रीजनली। लेकिन वो जो कैंडिडेट्स जो अपने आप को पीटीआई के वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर के कैंडिडेट्स कहलवाते हैं और भाग कर जलसा में खड़ा होकर कहते हैं कि हमारा नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इदारे टिकट्स बांधते हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इदारे किसी को बिठाते हैं तो किसी को खड़े करवा देते हैं, ये एक तासुर कुछ लोग खुद दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पीठ पीछे कुछ इस किस्म की कुव्वतें हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये सच होगा, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस कैंडिडेट को नाअहल करना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए ताकि दूसरे लोग ये गलत तासुर देने का कोशिश ना करें। जी आप आपका दूसरा क्वेश्चन, मेरा जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का 100 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं, और ये तो आपका काम है कि जब वो वज़ीर, इमरान के वज़ीर जो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, ये झूठ भी बोल रहे थे, तो आप उनको ये तस्वीर दिखाते कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो सारे के सारे उम्मीदवार हैं और वो आपकी उम्मीदवार को अपोजिशन में रह के हरवा रहे हैं। आप हुकूमत में होते हुए सारे सीट से उम्मीदवार नहीं खड़े कर सके, तो ये सिर्फ पीटीआई का प्रोपेगेंडा है, झूठ है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर जगह से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। हमारा तगड़े उम्मीदवार हैं, धांधली नहीं हुए तो वो आने वाले हुकूमत बनाने वाले हैं। अच्छा बिलावल साहब, एक तो वज़ीर आज़म ने रेफरेंडम की बात की कश्मीर के इंतखाबात के अंदर, दूसरा एक इंटरनेशनल मसला जो अफगानिस्तान का भी चल रहा है, आप अमेरिका भी गए हुए थे, तो ये दोनों मामले क्या है? अफगानिस्तान की सूरत के ऊपर जो आपको ब्रीफिंग भी दी गई, इस पर बात ना करें, इस वक्त सूरत बड़ी ख़राब होती जा रही है। जहाँ तक रेफरेंडम की बात है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कायदे अवाम से लेके आज तक अगर मेरा कैंपेन को फॉलो कर रहे थे तो पहले दिन से लेके कल तक हम जगह जगह जाके कश्मीर के अवाम को भी और आप सबको बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यही है कि कश्मीर के अवाम अपनी ही किस्मत के फ़ैसले करे, और हमारा नारा सबसे बारी राय शुमारी। मगर साथ साथ मैं अपनी तकरीरों में कहता रहा कि भुट्टो शहीद कहता था कि कश्मीर के बारे में मैं अपनी नींद पे भी गलती नहीं कर सकता हूँ, और खान साहब जब भी मुंह खोलता है कश्मीर के बारे में तो गलती ही करता है। वैसे ही आपने एक तकरीर सुना होगा कल, खान साहब समझता है कि वो हर इशू पे हर मौक़िफ़ इख्तियार कर सकता है और फिर यू टर्न ले सकता है। खान साहब समझता है कि कश्मीर के अवाम बिक जाते हैं, वो गलत है। खान साहब समझता है कि कश्मीर के अवाम बेवकूफ़ है, वज़ीर आज़म आएगा इलेक्शन के आखिरी दिन पे कोई ऐलान करेगा और वो वाकई ही उसका पोजीशन होगा। ऐसे सच नहीं है। खान साहब को समझना चाहिए, उसने लेजिटिमेटली तो ये कुर्सी हासिल नहीं की, लेकिन अभी तक वो उस कुर्सी पर बैठा है। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान कोई राय शुमारी की बात करता है तो उसका असर होता है। अगर वो राय शुमारी रियासत का पॉलिसी है, यूनाइटेड नेशंस का पॉलिसी है, तो सर आंखों पे। लेकिन अगर आपका आर्गुमेंट मोदी का मौक़िफ़ को तक़वियत देता है, अगर आपका मौक़िफ़ पाकिस्तान का और आज़ाद कश्मीर के मुखालिफों को तक़वियत देता है, तो कम से कम आप चुप रहते हैं। अपना इलेक्शन, अपना पार्टी की जीत कश्मीर कॉज से ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। और खान साहब ने मुसलसल, चाहे वो मोदी के इलेक्शन हो जहां खान साहब मोदी के लिए दुआ कर रहा था कि जीत गया तो कश्मीर का मसला हल होगा, या जब कश्मीर में मकबूजा कश्मीर में तारीखी हमला हुआ और हमारे लिए वो शर्मनाक दिन जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उस हमला के जवाब में नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में खड़े होकर ये कहा कि मैं क्या करूं। उसने 2 साल तक कश्मीर अवाम के लिए कुछ नहीं किया। कहा था कि हर फ्राइडे हम सब खड़ा हो जाएंगे, याद होगा आपको, हर फ्राइडे हम सब खड़ा हो जाएंगे, हमारे घरों के बाहर यकजहती इज़हार करेंगे कश्मीर अवाम के साथ। वो वादा एक फ्राइडे तक चला,
कहा था कि हम कश्मीर कॉज को उजागर करेंगे। कश्मीर कॉज को उजागर करने के लिए हमने अपना ही कश्मीर हाईवे को श्रीनगर हाईवे का नाम रख लिया था। कहा था कि वो कश्मीर का सफीर बनेगा, बना कुलभूषण का वकील। वजीर आजम इमरान खान की मुनाफिकत, वजीर आजम इमरान खान का यू टर्न्स और वजीर आजम इमरान खान का झूठ हम सबको पता है। हम दुआ कर रहे हैं कि कश्मीर के अवाम अपने आप को इस तब्दीली का तबाही को बचाने के लिए कल तीर पे मोहर लगाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को जितवा के कश्मीर के अवाम को उस तबाही से बचा सकते हैं जो पाकिस्तान में फैल रहा है। आपकी मुहिम जो है बड़े गौर से हमने इसको मॉनिटर भी किया कि 3 हिस्सों में थी, फिर अमेरिका में गए, फिर बीच में बीबी आसमा भुट्टो को भी आप लोगों ने उतारा और बड़ी वेल प्लान आपकी एक मुहिम थी। सवाल ये कि गुज़श्ता रोज वज़ीर इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर में खड़े होकर कहते हैं कि कश्मीरियों को फैसला करना होगा कि वो पाकिस्तान के साथ रहते हैं या क्या रेफरेंडम, और मोदी रिसेंटली का जो आर्टिकल जो रिवोक करके आ जाता है। दूसरा आपने एक इसको आप किस तरह देखें। दूसरा सवाल ये है कि आपने एक आपका यू वर कोटेड एज सेइंग दैट जो जिन लोगों ने जो भारतीय कुलभूषण जो है पकड़ा गया था पायलट, तो उन्होंने चाय पिलाई, वही लोग कैसे भुट्टो साहब को गद्दार करा? जैसे ये फौज के लिए था या फिर पीटीआई की हुकूमत के लिए? जहाँ तक आपका रायशुमारी की बात है उस पर मेरे ख्याल में मैंने जवाब दे दिया है। खान साहब कंफ्यूज्ड है, उसको पता ही नहीं है कश्मीर का तारीख़ का, कश्मीर का आज का सिचुएशन का। और जहाँ तक मेरी पूरा तकरीर है मेरे ख्याल में उसको पूरा सुनना पड़ेगा, सिर्फ एक चाय का पॉइंट नहीं था उसमें। जो फ़ौजी हम समझते गद्दार है वो परवेज़ मुशर्रफ है, वो जनरल ज़ियाउल हक है। दूसरे अगर मैं समझता हूँ उनको मैं भी आपको बताऊँगा। इस इल्ज़ाम के जवाब में मैंने एक तकरीर का अंदाज़ में जो इल्ज़ाम वफाकी वज़ीर कश्मीर अफेयर्स और गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से भुट्टो शहीद पे किया गया, उसका जवाब में अपने अवाम से पूछते हुए कहा कि इमरान ये मोदी के सामने झुकने वाले, कश्मीर पे सौदा करने वाले, कुलभूषण को एनआरओ दिलवाने वाले, अभिनंदन को चाय पिलाने वाले भुट्टो शहीद को गद्दार कह रहे हैं। और भुट्टो शहीद जिसने इस मुल्क को आटम बम का तोहफा दिया, 90,000 जंगी कैदी वापस दिलवाए, 5,000 मील मरहला रकबा वो हारी हुई ज़मीन वापस पाकिस्तान को दिलवाया, वो इस्लामी जमहूरी वफाकी आइन का तोहफा हमें दिया, जिसने तख्तेदार पर चढ़ा, पासी कबूल की मगर उसूलों को पे समझौता नहीं किया। वो कश्मीर के अवाम खुद फैसला करेंगे कि क्या भुट्टो गद्दार था या वो जो अपने ज़मीन पे सौदा करते हैं, अपना ज़मीन पे सौदा करते हैं, अपना कश्मीर पे सौदा करते हैं। ये बता दें कि एक तो आप जब अमेरिका दौरे पर गए थे तो हुकूमती तरफ से ये कहा गया था कि आप यकीन दहानी के लिए गए हैं, तो एक तो क्या यकीन दहानी जो है ना अमेरिका ने जो है ना आपको दी है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अफगानिस्तान में अमरीकी इनखला और फिर तालिबान के हमलावर होने के बाद पाकिस्तान की जो पॉलिसी है मुबाह में बिल्कुल क्लियर वाज़ेह नहीं है। उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की भी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह नहीं है कि अफगानिस्तान में क्या हुकूमत और पीपल्स पार्टी तालिबान के सपोर्ट में है या अफगानिस्तान हुकूमत के साथ खड़े हैं। मैं समझता हूँ कि ये साथ आपका जहाँ तक हुकूमत का पोजीशन है वो तो कंफ्यूज पहले दिन से था और शायद कंफ्यूज रहेगा। जो सिचुएशन डेवलप हो रहा है अफगानिस्तान में उसका कॉन्सिक्वेंसेस माजी की तरह पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान जिस तरीके से इस सिचुएशन में अपना लोकेशन की वजह से अपने अवाम को हम कैसे इस सिचुएशन में अपने अवाम का मुफाद का सोचते हुए बेहतर स्ट्रेटेजिक फ़ैसले ले सकते थे जिससे हम अपना अवाम की ज़िंदगी को बचा सकते थे, इस मुल्क में तालिबान की जहनीत के फैलाव को बचा सकते थे। मेरे ख्याल में हम वो काम नहीं कर रहे हैं
और जिस तरीके से पाकिस्तान को 2001 में एक फ़ोन कॉल पे ओना पोना बेचा गया था, अब भी ट्रंप के दौर में जब एक ट्वीट के बुनियाद पे अफ़गानिस्तान के एग्ज़िट का ऐलान हुआ, उस वक्त से लेके आज तक पाकिस्तान ने इस पूरा माहौल में अपने आप को, अपने कार्ड्स को सही तरीके से नहीं खेला है। और पाकिस्तान को अपना इंगेजमेंट भी आज भी बहुत टाइम हमने ज़ाया कर लिया है, बहुत टाइम हमने ज़ाया कर लिया है, लेकिन अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है कि हम इस डिज़ास्टर को जो हमारे ना सिर्फ बॉर्डर्स में sort of फेस्टर हो रहा है मगर हमारे तरफ आने वाला है, इसको मिटिगेट करने के लिए हमें हर फोरम पे एक एग्रेसिव आउटरीच करना पड़ेगा। हमें एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी जो फौज और आईएसआई अकेला नहीं कर सकते हैं, उस पे हमें पूरी कुव्वत और ताकत के साथ उतरना पड़ेगा। हम अपने अना को एक साइड पे रख के इस इशू को जो पूरा रीजन के लिए एक खतरा है उसको बुनियाद बना के पहले हमारे रीजनल ममालिक से कॉम्प्रहेंसिव डायलॉग करते, रिजल्ट ओरिएंटेड डायलॉग करते, जो इस खतरा एक इस्लामिक एमिरेट ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान का जो खतरा है, ये तो चाइना भी कहेगा आपको कि हमें नहीं चाहिए, ये रशिया भी कहेगा आपको हमें नहीं चाहिए, ये अमेरिका भी कहेगा आपको ये तो हमारा पसंदीदा ऑप्शन नहीं है। और अफ़गानिस्तान के अवाम, अफ़गानिस्तान के जर्नलिस्ट्स, अफ़गानिस्तान के टीचर्स, अफ़गानिस्तान के डॉक्टर्स, अफ़गानिस्तान के माएँ बहनें, वो भी आपको कहेंगे कि हम वो सूरत हाल नहीं देखना चाहते हैं जब हम इनके हुकूमत में पहले जीते थे। इस सूरत हाल को अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने भाई बहनें को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के लिए मैं एक बहुत ही एग्रेसिव फिर फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी, चाहे रीजनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, आपका अमेरिका के साथ पसंद करे या ना करे वो एक हकीकत है। और अगर पाकिस्तान ये पहले से फैसला करेगा कि हम वहाँ तो बात भी नहीं करेंगे, वहाँ इंगेज भी नहीं करेंगे, तो नुकसान आपका होगा, आपका मुल्क का नुकसान होगा। पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान का अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी $1000 पे नहीं चलेगा। अगर आपका कामयाबी ये है कि आपका ट्रिप और सदर जरदारी का ट्रिप में आपने कम खर्चा किया, तो आपसे हमारा पूछने का हक है कि सदर जरदारी ने वहाँ से क्या लेकर आया अपने अवाम के लिए और आपने क्या लेकर आया अपने अवाम के लिए। जिस तरीके से पाकिस्तान has been condemned to irrelevance at a time when the consequences of the actions of others and some of our own will result in disasters for families on this side of the Duran line, on that side of the Duran line, is absolutely concerning to me. और मैं समझता हूँ कि हम इस इशू को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक आग चल पड़ा है हमारा बिल्कुल बॉर्डर पे, और इस मुश्किल वक्त में जहाँ अफ़गानिस्तान बहुत ही मुसीबत में है, एक नया काइंड ऑफ मुसीबत में है, हमारा जो ऑफिशियल्स है, हमारे जो लोग हैं, उनको गालियाँ दे रहे हैं। क्या ये मुनासिब फॉरेन पॉलिसी है? हम क्या पैगाम भेज रहे हैं? पहले हम कहते थे कि हमारा जर्नलिस्ट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है कैपिटल ऑफ पाकिस्तान में, अब हमारा डिप्लोमेट्स और उनके बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। मैं समझता हूँ कि एक बहुत पूरा कोशिश होगा कि पाकिस्तान को स्केपगोट किया जाए, अब अमेरिका की सारे गलतियों और अफगान हुकूमत के सारे गलतियों को पाकिस्तान के ऊपर सौंपा जाए और पाकिस्तान को एक फेल स्टेट डिक्लेयर किया जाए। उस साजिश को रोकने के लिए ये कठपुतली नहीं चलेगा। अच्छा चेतन साहब, ये बताएं कि 2018 की आम इलेक्शन से पहले सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए एक इत्तेहाद बना था जीडीए के नाम से, शायद वो हदफ हासिल नहीं कर सका। अब एक मरतबा फिर लाड़काना में, आपके शहर लाड़काना में एक इत्तेहाद बनने जा रहा है, एक बैठक भी हुई है, इसको कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद से लेके आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रोकने के लिए बहुत से ऐसे किचड़ीज पकाए जाते हैं जिसमें पता नहीं फलां कहाँ से फलां कहाँ के इकट्ठे करवाए जाते हैं कि जा पीपल्स पार्टी का मुकाबला करें।
اور آپ نے دیکھا تاریخ ہمارا گواہ ہے کہ بار 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 نہ صرف پیپلز پارٹی نے ان کو شکست دلوائی، نہ صرف عوام نے ان کو رد کیا، مگر جس الفاظ اور جس طریقے سے تاریخ ان کو یاد کرتا ہے وہ بھی بہت مزیدار طریقے سے یاد کرتے ہیں، چاہے وہ پی این اے ہو، چاہے وہ آئی جے آئی ہو، چاہے وہ پچھلے الیکشن کا جی ڈی اے، اور چاہے وہ آج کل جو پکڑا ہے جو آپ کو بھی نظر آ رہا ہے اور مجھے بھی نظر آ رہا ہے وہ ہو۔ میرا ایک سوال کا آپ دیکھیں کہ جب بھی یہ میں سمجھتا ہوں لاڑکانہ تو بہت اچھا شہر ہے، ان کے لیے ایک اتنا اچھا کھانا لگایا گیا، پورا سندھ کا جو کیا کہتے ہیں پولیٹیکل آفنس ہے ایک جگہ ان کو گیدر کیا گیا، مگر آپ ان کی شکلیں دیکھیں، اتنے مایوس بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں اتنے مایوس ہیں؟ اس لیے جتنا وہ کھانے پکائے ایک دوسرے کے لیے، جتنا وہ ایک دوسرے کی کمپنی کو انجوائے کرے، اس دھرتی کے عوام نے ان کو پہلے سے پہچان لیا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ کس کے ہدایت پہ وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، کس کے ہدایت پہ وہ ٹوٹ جائیں گے، اور حکومت اگر خدا نخواستہ ان کو موقع ملے کہ وہ کس کے ہدایت پہ چلیں گے، تو ان کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ وہ بار بار کھانا کرے، 10 دفعہ کھانا کرے، لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ سندھ کے عوام ان کو ریجیکٹ کریں گے جیسے ماضی میں ریجیکٹ کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ مسئلے نہیں ہیں، بہت مسئلے ہیں، لیکن ہمارے عوام جانتے ہیں کہ ہمارا نیت صاف ہے، ہم کم وسائل اور زیادہ محنت سے ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہے جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے دکھ درد میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہر دفعہ ان کے لیے نہ صرف آواز اٹھائیں گے مگر ان کے حقوق چھین کے دینے کی کوشش کریں گے، وہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا جو تعلق ہے وہ اور مضبوطی کے ساتھ بڑھتا جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف اور چودھری پرویز الہی کے ساتھ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب میں تبدیلی لانے کے لیے نشستیں ہوئی تھی، تو اس کے نتائج کیا رہے؟ کیا مریم شریف صاحبہ اس راہ میں رکاوٹ بنی؟ دوسرا، اگر آزاد کشمیر الیکشن میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کچھ میجورٹی لیتی ہے تو کیا اتحادی حکومت مخلوط حکومت وہاں بنائیں گے؟ جہاں تک پنجاب کی بات ہے، ہم نے تو پہلے دن سے میرا خیال میں پورا پاکستان کے لیے اگر ایک جماعت ہے جو کنفیوز نہیں ہے، جس کے پاس بالکل کلیئرٹی ہے، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو پنجاب حکومت ہے وہ عمران کا اکیلیز ہیلز ہے۔ پنجاب حکومت بزدار کی حکومت اگر آج جاری ہے تو وہ صرف اس لیے کہ میاں صاحب نے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ رہے، حکومت میں رہے۔ جس دن میاں صاحب اپنا مائنڈ چینج کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ پنجاب کو ہم نے بچانا ہے، بزدار کو نکالنا ہے، تو بزدار بھی ہٹے گا اور عمران بھی ہٹے گا۔ سر، جب آپ امریکہ تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت بتایا گیا تھا کہ وہاں پہ اہم شخصیات سے آپ کی ملاقات ہوگی، تو کیا بتانا چاہیں گے کہ وہ شخصیات کون ہیں جن سے آپ کی سوال یہ کہ وفاقی حکومت کے جو ترجمان ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ اپنا سی وی وہاں پہ دینے گئے ہیں، تو وہ سی وی آپ نے دے دیا یا نہیں؟ جہاں تک میرا امریکہ کا دورہ تھا، میرا خیال میں میرے طرف سے آپ کو یہ کوئی بیان نہیں آیا ہوگا، ہم نے ایسے کوئی بات نہیں کی ہوگی، لیکن کوئی وجہ ہے کہ جب بھی ہم باہر کے دورے میں جاتے ہیں تو یہ پریشان ہوتے ہیں۔ سنا ہے کہ میاں صاحب کا کسی سے کل ملاقات ہوا اور پھر سے وہ رو رہے ہیں۔ جب آپ کا لیجیٹمیسی نہیں ہے، جب آپ دھاندلی کی وجہ سے اقتدار میں ہو، تو پھر آپ جہاں بھی آپ دیکھتے ہو آپ ایک سازش دیکھتے ہو۔ جو حکومت عوام کی طاقت سے نہیں بنا، کسی امپائر کی انگلی کی وجہ سے آج تک جاری ہے، وہ کسی کو اپنا سیاسی ایکٹیویٹی کرنا کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں، یورپ میں جو ہمارا انگیجمنٹ ہونا چاہیے حکومت کی طرف سے تو بہت ہی کم ہے، اور آنے والے دنوں میں، مہینوں میں جب بھی ہمیں موقع ملے گا، ہم اپوزیشن کی طرف سے ان
ان ڈپلومیسی اور ان آؤٹ ریچ ایفرٹس میں آپ کو ایک اضافہ نظر آئے گا. وہ اس لیے کہ ہم پاکستان کا کیس، پاکستان کا عوام کا آواز ہر جگہ پہنچانا چاہتے ہیں. اس کا یہ ہمارا سی وی جو ہے وہ ہم صرف پاکستان کے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہم صرف آپ پہ، پاکستان کے عوام پہ یقین رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلے لینے. باتوں سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ افغانستان کے جو معاملات ہیں اس میں آپ افغان گورنمنٹ کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. امریکہ کے حوالے سے جو ایئر بیس پاکستان نے دینے سے انکار کیا ہے، اس فیصلے کو میں ایک سیاسی جماعت ہوں پاکستان کا. میں کسی حکومت کا سپورٹ نہ سپورٹ، میں افغانستان کے عوام کے ساتھ ہوں. میں امن کے ساتھ ہوں، پرامن اسلام کے ساتھ ہوں. میں چاہتا ہوں کہ افغانستان کے عوام کے پاس حقوق ہو، جینے کا حق ہو، اور وہ سارے حقوق جو اسلام نے، ہمارا کلچر نے، ہمارا جغرافی نے ہمیں دیا ہے، وہ کسی کے کہنے پہ، کسی وائلنس کی وجہ سے زبردستی ان سے نہ چھینا جائے، چاہے وہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہو یا وہاں کا پراکسیز ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے وائلنس کو ترجیح دی جا رہی ہے، جس طریقے سے وائلنس سے افغانستان میں جگہ جگہ کچھ لوگ جا کے اپنا قبضہ کر رہے ہیں، وہ قابل مذمت ہے. جس طریقے سے امریکہ وہاں سے بھاگ رہا ہے وہ بھی قابل مذمت ہے. جس طریقے سے پاکستان نے نہ اپنا مفاد کا دفاع کیا، نہ افغانستان کا مفاد کا دفاع کیا، اور ایک کردار ادا کیا جس کی وجہ سے اب ہم بھی خطرے میں ہیں اور وہ بھی خطرے ہیں، وہ بھی قابل مذمت ہے. اور میں نوجوان ہوں، اس ملک کا 60% آف دا پاپولیشن میرا عمر کے نزدیک ہے. افغانستان میں ان کا تعداد، نوجوان زیادہ تعداد رکھتے ہیں. جو بھی فیصلے آج لیے جائیں گے ان کا جو کانسیکوینسز ہے اگلے 10-20-30 سال کے لیے میرا جنریشن کو بھگتنا پڑے گا. اور ہم خاموشی کے ساتھ یہ برداشت نہیں کریں گے. ہم خاموشی سے یہ سب کچھ نہیں دیکھیں گے کہ یہ بس ہو اور ہمیں قبول کرنا پڑے گا. ہم ضرور اپنا آواز پرامن جمہوری طریقے سے استعمال کرتے رہیں گے. جہاں غلطی ہوتا ہے، جہاں ظلم ہوتا ہے، ہم اس کا مزاحمت کریں گے. اور ہم ہر پرامن پیسفل جو لوگ ہیں، چاہے وہ افغانستان میں ہو یا ادھر ہو یا جہاں بھی ہو، جس کے پاس امن کے پیغام ہیں، ہم ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں. تو جس دہشت گردی میں یقین رکھتے ہیں، جو اسلام کو غلط استعمال کر کے دہشت گردی کرواتے ہیں، ان کے ساتھ کام کرنا پیپلز پارٹی کے لیے تو بہت مشکل ہے.